नमस्कार। लक्ष्मणधारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, मैं हूं लक्ष्मण चौधरी और आप देख रहे हैं लक्ष्मणधारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म। साथियों, अपने पिछले काफ़ी टाइम से एनसीईआरटी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और काफ़ी सारी क्लासें अपन ने अपलोड कर भी ली है, आप लोगों ने शायद देख भी ली है। और इसी संदर्भ में अपन राजस्थान अध्ययन को भी साथ में लेके चल रहे हैं। और अभी आपके में 8वीं क्लास की राजस्थान अध्ययन के पहले अध्याय 18वीं सदी का राजस्थान के संदर्भ में आज बातचीत करेंगे। और 6 क्लास के वीडियो अपलोड हो रहे हैं, 7th के भी अपलोड हो रहे हैं और 8th का भी अपलोड कर रहा हूँ। और ये सभी वीडियो आपको लक्ष्मणधारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, आपने ये बैनर देख भी लिया होगा अच्छे से। डायरेक्ट मैं ओपन कर लेता हूँ क्लास को। ये लो, देखो अपनी ये क्लास है। और आपकी ये पुस्तक है, थोड़ी सी ये ब्लर हो रखा है क्योंकि मुझे अच्छी क्लियरिटी के साथ में ऑनलाइन मिला ही नहीं था, तो मैंने ये ले लिया। और आपकी जो किताब है उसका नाम है हमारा राजस्थान, कक्षा 8 और भाग 3। फर्स्ट भाग है वो 6 में और सेकंड है वो 7th में चलता है। और ये भाग 3 है जो आपके 8वीं क्लास में संचालित होता है। इसके अंदर टोटल 10 अध्याय है ना। और आज अपन पहले अध्याय की बात करेंगे जिसका नाम है 18वीं सदी का राजस्थान। ठीक है, ओके, तो शुरू करें। पहला अध्याय 18वीं सदी का राजस्थान। और 18वीं सदी के अंदर अंदर राजस्थान के अंदर क्या चीज़ें घटित हुई उसके संदर्भ में जानकारी देखेंगे। देखो, मराठा शक्ति का सर्वप्रथम शिवाजी ने गठित किया था। अब जो मराठाओं की शक्ति थी इसका गठन है वो शिवाजी ने किया था। ठीक है ना, शिवाजी इनके प्रमुख लीडर हुआ करते थे, उन्होंने ही इसका गठन किया था। और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, किसकी मृत्यु, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा शक्ति ने उत्तर भारत में विस्तार की नीति अपनाई, जिससे वे मालवा व गुजरात के आक्रमण करने लगे। अब देखो, अ, औरंगजेब मर गया। औरंगजेब मरने के बाद में मराठा शक्ति है वो भारत में काफ़ी पावरफुल होने लगी और उन्होंने क्या नीति बनाई, साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। और इस नीति के तहत वो मालवा व गुजरात के ऊपर आक्रमण करना की सोचने लगे। अब मालवा और गुजरात के ऊपर आक्रमण करने की सोचने लगे तो राजस्थान होकर जाना पड़ेगा। तो उन्हें राजस्थान के अंदर जो शासकीय शक्ति है उसके साथ में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से है राजस्थान के संदर्भ में। तो राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 ईस्वी में मराठों ने मेवाड़ में प्रवेश किया, क्योंकि मेवाड़ आपकी वो अ, उदयपुर वाला इलाका है और उधर से ही वो आपका गुजरात नज़दीक पड़ता है। तो सबसे पहले मराठों ने राजस्थान के अंदर कहाँ प्रवेश किया, तो मराठों ने अपने यहाँ पे राजस्थान के अंदर मेवाड़ वाले क्षेत्र में प्रवेश किया था। और कब की बात है, 1711 ईस्वी की बात है। 1720 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज, देखो 1720 ईस्वी के अंदर पेशवा बाजीराव ने मराठा ध्वज था उसको कटक से अटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया। और उत्तरी भारत की ओर मराठा अग्रसर होने लगे। तो 1720 के अंदर इनके एक पेशवा हुए जिनका नाम है पेशवा बाजीराव। और पेशवा बाजीराव ने मराठाओं का जो ध्वज होता था उसके संदर्भ में कहा कि इसको अपन अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, या फिर उन्होंने किया था। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है कि किस मराठा ने अटक से कटक तक अपने ध्वज को फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया था। तो उसमें आप याद रखेंगे बाजीराव। ठीक है। और अटक से कटक तक का मतलब क्या है? देखो, अटक पाकिस्तान के पंजाब का हिस्सा है। और आपको बता दें कि यह इस जुमले का जिक्र विभाजन से पहले किया जाता था, जब अखंड भारत हुआ करता था। और उस समय कहा जाता था कि खैबर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक का जिक्र हुआ करता था। तो जब संपूर्ण भारत का भूभाग हुआ करता था उसके लिए, मतलब जैसे उत्तर से दक्षिण अभी अपन बात करते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो उसी तरीके से ये पहले ऐसे होता था कि खैबर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक का जिक्र हुआ करता था। 1726 ईस्वी में मराठाओं ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किए और इसके पश्चात 1728 ईस्वी में डूंगरपुर बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज देने से खिराज देना स्वीकार किया। तो सबसे पहले खिराज का अर्थ देख लेते हैं। खिराज एक अरबी शब्द है और इसका अर्थ होता है सरकार द्वारा लिए जाने वाला कर अर्थात टैक्स, या फिर राजस्व। अधीन राज्यों या फिर राजाओं से प्राप्त धन राशि, वह धन जो मध्य युग में बड़े राजा अपने अधीनस्थ मंडलिकों या छोटे राज्यों से लेते थे। तो 1726 के अंदर मराठों ने कोटा व बूंदी पर आक्रमण कर दिए। और इसके पश्चात 1728 में डूंगरपुर व बांसवाड़ा के शासकों पर भी उन्होंने अधिकार कर लिया और बांसवाड़ा और डूंगरपुर के लोगों ने इनको खिराज देना स्वीकार किया। तो खिराज एक प्रकार से टैक्स है। ठीक है। और 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक
बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बना दिया। अब 22 अप्रैल 1734, और इन्होंने आक्रमण कब किया यहाँ पे? 1726 के अंदर आक्रमण किया और उनको अपने अंडर में कर दिया। लेकिन 22 अप्रैल 1734 ईस्वी में मराठों ने बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक बना दिया। तो एक बार तो हटाया 26 के अंदर, और 34 के अंदर वापस बुद्ध सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। और ये मराठों का राजस्थान की राजनीति के अंदर प्रथम हस्तक्षेप था। तो किस तरीके से हस्तक्षेप हुआ? क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद मराठा अपने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाते हैं, और इनको आक्रमण कहाँ करना होता है? मालवा और गुजरात के ऊपर आक्रमण करना है। और मालवा और गुजरात वाले क्षेत्र में जाने के लिए इनको राजस्थान से होकर गुजरना पड़ेगा, और इधर सबसे नज़दीक पड़ रहा है आपका मेवाड़ वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये सबसे पहले एंट्री करते हैं 1711 के अंदर। फिर आपके 1720 में पेशवा बाजीराव अटक से कटक तक का लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। और फिर आते हैं 1726 के अंदर। ठीक है, 1726 के अंदर इन्होंने कोटा व बूंदी पर आक्रमण किया। और फिर 1728 के अंदर इन्होंने डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों के ऊपर आक्रमण करके यहाँ से खिराज लेना शुरू कर दिया। और फिर 22 अप्रैल 1734 में मराठा शासकों ने बुद्ध सिंह को पुनः वहाँ का शासक स्थापित बना बना दिया, या शासक स्थापित करवा दिया। और ये इस तरीके से मराठों का राजस्थान की राजनीति के अंदर प्रथम हस्तक्षेप हुआ। और ये जानकारी आप पढ़ रहे हैं लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी इसको ज्वाइन जरूर करें। उसके बाद में है हुरडा सम्मेलन। ये कई बार आपके एग्जामों में पूछा गया है कि हुरडा सम्मेलन कहाँ हुआ, किस तरीके से हुआ। तो देखो, राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को उरडा भीलवाड़ा में एक सम्मेलन स्थापित किया। देखो, अब आपको पता है कि मराठा एंटर कर चुके हैं राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के अंदर इन्होंने तभी भी मचा चुकी, क्योंकि 1726 में कोटा व बूंदी को हड़प लिया। फिर 1728 में डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने यहाँ से खिराज देना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कुल मिला के राजस्थान के अंदर एंट्री करके अपना दबदबा शुरू कर दिया। अब हुडा सम्मेलन के पीछे राज क्या है? तो हुडा सम्मेलन इसलिए हो रहा है क्योंकि मराठों से राजस्थान के राजा वो परेशान है। ठीक है, तो राजस्थान के राजपूत राजाओं ने मराठों की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए 17 जुलाई 1734 को उर्डा भीलवाड़ा में एक सम्मेलन बुलाया, जिसका नाम था उर्डा सम्मेलन। ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता अध्यक्षता कौन कर रहा है? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अध्यक्षता कौन कर रहा है? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और इसके अंदर शामिल हो रहे हैं अमेर के आपके स्वाई जय सिंह, जोधपुर के अभय सिंह, नागौर के बख्त सिंह, और कोटा के महाराव दुर्जन शाल आदि शासकों ने यहाँ पे भाग लिया। तो इसको थोड़ा अच्छे तरीके से समझना है। ये हुरडा सम्मेलन है वो बढ़ते मराठों के प्रभाव को रोकने के लिए राजपूत राजा है वो सारे इकट्ठे होते हैं 17 जुलाई 1734 को हुरडा नामक भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, और जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय कर रहे हैं। आमेर के स्वाई जय सिंह जी वहाँ पे आ जाते हैं, और जोधपुर के शासक अभय सिंह, और नागौर के बख्त सिंह, और कोटा के दुर्जन शाल सिंह वहाँ पे भाग लेते हैं, और सब मिलकर के एक अहदनामा तैयार करते हैं। अहदनामे का मतलब होता है इकरारनामा, या फिर प्रतिज्ञा पत्र, या फिर एक प्रकार से संधि पत्र। ठीक है ना, एक तरीके से एक लेटर तैयार करते हैं। और उसमें क्या लिखते हैं? जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, और एक शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। ठीक है ना, एक शत्रु व मित्र दूसरे का शत्रु व मित्र होगा। अगर आपका दुश्मन है तो हमारा भी दुश्मन है, और आपका मित्र है तो हमारा भी मित्र है। ठीक है, कोई भी नई योजना सभी मिलकर निश्चित करेंगे। अगर कोई भी नई योजना बनानी है तो हम सब मिलकर योजना बनाएंगे। और वर्षा ऋतु के पश्चात रामपुरा में सभी को एकत्र होने की शर्त रखी थी। ठीक है ना, वर्षा हो जाएगी उसके पश्चात हम रामपुरा में इकट्ठा होंगे, और इन मराठों का कोई ना कोई इंतजाम करेंगे। इसके लिए वो इकट्ठा होना चाहते थे। लेकिन ये सभी शर्तें कागजों पर ही सीमित रह गई, और इसकी कोई पालना नहीं की गई। अब आपको पता है राजस्थान में ऐसे बहुत सारे टाइम टेबल बनते हैं, लेकिन होता नहीं है। क्योंकि आप टाइम टेबल बना तो लेते हो, लेकिन उसको फॉलो करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन्होंने टाइम टेबल तो बना लिया कि इस तरीके से सब चीज़ें की जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्योंकि इन्होंने निश्चित किया था कि बारिश का मौसम ख़त्म होने के बाद में रामपुरा में हम इकट्ठे होंगे, और मराठों के लिए कुछ न कुछ मराठे जो बढ़ रहे हैं उनकी शक्ति को समाप्त करने के लिए कुछ न कुछ कार्य करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह गया। तो आप इसमें अंततः लिख सकते हैं कि ये बिल्कुल कागजी कार्रवाई तक ही सीमित रह गया। ठीक है, राजपूत शासक जाति भाषा रीति रिवाज परंपरा की दृष्टि से समान थे। ये चीज़ थोड़ी नोटिस करना
कि राजपूत शासक है वो जाति, भाषा, रीति रिवाज और परंपरा तक की दृष्टि से ही समान थे, फिर भी उनमें एकता का अभाव था। उनमें क्या था? एकता नहीं थी, एकता का अभाव था। आमेर के सवाई जयसिंह की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता ने मराठाओं के विरुद्ध नीति को असफल बना दिया। अब इस सब ये कराए का पानी कौन फेर रहा है? आमेर का स्वाई जय सिंह, जो वहाँ पे भाग लेने भी आते हैं। तो स्वाई जय सिंह की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता के कारण ये नीति बिल्कुल फ्लॉप हो गई, और इससे मराठों का राजस्थानी शासकों पर प्रभुत्व बढ़ गया। अब मराठों को पता चल गया कि ये तो डबोली है। तो पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आकलन करने के लिए अपनी माता, अब पेशवा बाजीराव क्या कर रहे हैं? राजस्थान की जो नीति है या फिर राजनीति है, इसका अच्छी तरीके से आकलन करने के लिए अपनी माता, क्या नाम है, राधाबाई को 1735 में राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर भेज देता है। देखो क्या दिमाग लगाया है, किसने दिमाग लगाया? पेशवा बाजीराव ने राजस्थान के राजाओं की राजनीति और कूटनीति को जानने के लिए अपनी माता राधाबाई को 1735 में राजस्थान की तीर्थ यात्रा पर भेज देती है। और अपनी माता के सम्मान सहित सकुशल लौट आने पर पेशवा बाजीराव अगले ही वर्ष राजस्थान के दौरे पर आते हैं। यहाँ से क्या वसूल ले जाते हैं? चौथ वसूल कर लेके चले जाते हैं। तो देखिए उन्होंने किस तरीके से कूटनीति का उपयोग किया। और चौथ का मतलब क्या होता है? इधर देखो, शिवाजी ने अपने आय का मुख्य साधन चौथ और सरदेश मुखी को बनाया। ये दोनों प्रकार के टैक्स हैं, और ये कर पड़ोसी राज्यों की सीमाओं और नगरों से अथवा अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों के मूल नागरिकों से वसूले जाते थे। और चौथ उस प्रदेश की वार्षिक आय का चौथाई भाग, और देखो चौथ क्या होता था? उस प्रदेश की वार्षिक आय का चौथाई भाग होता था, और सरदेशमुखी उस प्रदेश की आय की उपज का 10वां भाग हुआ करता था। तो ये इस तरीके से टैक्स लेते हैं। और ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखना कि बाजीराव ने राजस्थान की कूटनीति जानने के लिए किसे भेजा? तो अपनी माता को तीर्थ यात्रा पर भेजा था, राधाबाई को 1735 ईस्वी में। और अगले ही वर्ष बाजीराव खुद आ जाते हैं और राजस्थान से चौथ वसूल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा हुड़ा आपका सम्मेलन समाप्त होता है। उसके बाद में देखो, राजस्थान के उत्तराधिकारी संघर्ष में मराठा भूमिका है, और 1743 से 1750 ईस्वी तक। देखो राजस्थान में उत्तराधिकार संघर्ष चलता है, कब तक, कब से चलता है? देखो 1743 से 1750 के बीच में एक बड़ा मोटा संघर्ष चलता है उत्तराधिकार को लेके, कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, इस तरीके से। तो सबसे पहले बात करते हैं जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष। और ये 18वीं शताब्दी में राजस्थान के राजपूत शासकों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि राजा मर जाने के बाद में उनकी जो संतान होती थी वो साम्राज्य को लेकर लड़ती थी कि कौन शासक बनेगा, किस तरीके से बनेगा। तो ठीक है, तो देखो अ, जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान ध्यान से समझना। देखो, उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह सवाई जयसिंह के साथ 1708 में फिक्स हुआ था। और इसकी एक शर्त रखी गई कि मेवाड़ की राजकुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन 1743 के अंदर सवाई जयसिंह की मृत्यु हो जाती है, और मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुंवर बाई से उत्पन्न पुत्र माधो सिंह ने अपने मामा महाराणा जगत सिंह द्वितीय के सहयोग से ज्येष्ठ पुत्र ईश्वर सिंह को चुनौती दी। ठीक है, और मराठा सरदार मल्हार राव होलकर द्वारा माधो सिंह का पक्ष लिया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पे मल्हार होलकर, ठीक है ना, इनका पक्ष लेता है। और ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य राजमहल और बंगरू के युद्ध होते हैं। और अपने सेनापति हरगोविंद नाटानी की कुटिलता के कारण ईश्वरी सिंह को आत्महत्या करनी पड़ती है। और इस प्रकार माधो सिंह मराठों के सहयोग से जयपुर के शासक बन जाते हैं। तो ये तो नोट्स मतलब बिल्कुल वन लाइनर में हो गए। अब मैं थोड़ा इसको स्टोरी के साथ में बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो इधर साइड में चले थे, अपन पढ़ रहे हैं उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष। और सबसे पहले अपना जयपुर उत्तराधिकार संघर्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा इधर आपको समझाने का अच्छी तरीके से प्रयास करता हूँ। देखो, ये है आपका उदयपुर। ठीक है, और इधर है आपका ये जयपुर। अब देखो, उदयपुर का राजा कौन? महाराणा अमर सिंह द्वितीय। महाराणा
अमर सिंह द्वितीय। इसकी पुत्री कौन है? तो इसकी पुत्री है चंद्र कुंवर बाई। चंद्र कुंवर बाई। और इधर आपका राजा है सवाई जय सिंह। कौन है? सवाई जय सिंह। अब चंद्र कुंवर बाई है, इसका विवाह फिक्स हो जाता है किसके साथ में? हाँ हाँ, ऐसे नहीं भाई, इसकी शादी फिक्स हो जाती है इसके साथ। क्या फिक्स हो रहा है? विवाह। कब हो रहा है? इसका विवाह हो रहा है 1708 ईस्वी में। ये बारात बारात लेके जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक शर्त रखी गई। क्या शर्त रखी गई? मेवाड़ की पुत्री से उत्पन्न पुत्र जयपुर का शासक होगा। ठीक है, ये शर्त हो गई और सवाई जय सिंह ले आया इसको। अब लफड़ा ये हुआ कि सवाई जय सिंह टपक गए। सवाई जय सिंह जी क्या हो गए? भगवान को प्यारे हो गए। कब की बात है? 1743। सवाई जय सिंह की होगी मृत्यु। अब जय सिंह की मृत्यु हुई तो यहाँ पे सवाई जय सिंह का एक ज्येष्ठ पुत्र था, यानी बड़ा पुत्र था। क्या नाम था? ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह। यहाँ तक मामला सेट है। लेकिन 1743 में मरा है, शादी तो इसकी 1708 में हुई है, तो चंद्र कुंवर के भी पुत्र उत्पन्न हो गया होगा तब तक तो ये लो पुत्र। और पुत्र का नाम है माधो सिंह। पुत्र का क्या नाम है? माधो सिंह। अब फिक्स है, माधो सिंह को भाई लोगों ने कहा कि तेरी मम्मी की जब शादी हुई थी तब लोगों ने और तेरे पापा ने एक शर्त रखी थी तेरे नाना के साथ में कि भाई साहब तेरे पैदा होते ही तू ही शासक बनेगा। तो इसके अंदर वो हो गया कि भाई साहब मैं शासक बनूंगा। तो इसने क्या किया? माधो सिंह ने अपने मामा, मामा का क्या नाम है? महाराणा जगत सिंह सेकंड। अब ये मेवाड़ वाले सभी महाराणा ही लगाते हैं। महाराणा जगत सिंह सेकंड। ठीक है। और एक व्यक्ति आप यहाँ पे बढ़िया अच्छी तरीके से याद रखेंगे, जिसका नाम है क्या? मराठा। मराठा सरदार है। और मराठा सरदार इसका सपोर्ट कर रहा है, वो कौन है? होलकर। पूरा नाम क्या था इसका? मल्हार होलकर था, ऐसा कुछ नाम था पूरा। मेरे को याद नहीं आ रहा अभी क्या नाम है इधर। हाँ, मल्हार राव होलकर। ठीक है ना? तो मराठा सरदार कौन है? मल्हार राव होलकर। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? ये तीनों मिलकर के, ठीक है ना, ज्येष्ठ पुत्र ईश्वरी सिंह के ऊपर क्या कर देते हैं? आक्रमण। क्या कर देते हैं? हमला या फिर आक्रमण। कौन कर रहे हैं? माधो सिंह, महाराणा जगत सिंह उसके मामा उसके साथ में, और साथ में सपोर्ट कौन कर रहा है? मराठा सरदार मल्हार राव होलकर। और ये आक्रमण कर रहे हैं किसके ऊपर? ईश्वरी सिंह के ऊपर कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? दो आक्रमण कर रहे हैं। तो पहला आक्रमण है आपका राजमहल का युद्ध। आक्रमण या युद्ध कुछ भी कहो, ठीक है ना। राजमहल का
युद्ध। और दूसरा आपका है बंगरू का युद्ध। बंगरू का युद्ध। और इनकी जो डेट है वो आपकी लगभग डेट है, ये था एक, इसकी डेट है आपकी 1 मार्च और 1748, और ये भी उसी टाइम का है, 1748। ठीक है, तो आप 48 से 48 याद रख सकते हैं। तो ये आक्रमण कर रहे हैं किसके ऊपर? ईश्वरी सिंह के ऊपर। अब चलते हैं ईश्वरी सिंह में। तो ईश्वरी सिंह का एक सेनापति था, सेनापति। ठीक है, सेनापति था, और सेनापति का नाम क्या था? सेनापति का नाम था हरगोविंद, हरगोविंद नाटनी, नाटाणी को या नाटनी को। तो सेनापति हरगोविंद नाटनी था। अब इसने धोखा दे दिया किसको? ईश्वरी सिंह को। नाटनी ने धोखा दिया। अब धोखा दिया तो क्या हुआ? सीधा सट जहर की बोतल पड़ी थी, पी गए ईश्वरी सिंह। तो ईश्वरी या फिर ईश्वर सिंह ने आत्महत्या कर ली। और इस तरह शासक कौन बना? माधो सिंह शासक बन गया। बे, क्या लिख रहा है? माधो सिंह, सब गोली मारो, ये उल्टा सीधा क्यों हो रहा है? अरे एक पेन काम नहीं कर रहा। माधो सिंह शासक बन गया, ये निकला रिजल्ट। तो ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। देखो, महाराणा अमर सिंह वगैरह, ये पुत्री वगैरह आपको समझ में आ गई। अब यहाँ अपने को थोड़ा सा देखना है कि ईश्वरी सिंह ने जहर क्यों खाया। अब ईश्वरी सिंह ने और नाटनी के बीच में क्या लफड़ा हुआ या क्या मैटर हुआ, उसकी वजह से इन लोगों के बीच में इस तरीके की कहानी पैदा हुई, तो वो थोड़ी सी अपन देख रहे थे। अब देखो, हर गोविंद नाटनी उनका सेनापति था। तो ईश्वर सिंह ने कहा, भाई नाटनी बोल, हमला कर रहे हैं ये लोग। तो भाई प्लानिंग बनती है तब तो कोई ना कोई खबर तो चली जाती है कि भाई सब आपके ऊपर आक्रमण होने वाला है। तो जब हरगोविंद ने मतलब जब ईश्वरी सिंह ने हरगोविंद को कहा, तो नाटनी ने क्या जवाब दिया कि साहब कोई टेंशन लेने की जरूरत है, जरूरत नहीं है। तो इसने डायलॉग चेपे बड़े बड़े। क्या डायलॉग दिया? एक डायलॉग दिया, 1 लाख कछुआ, कछुआ, 1 लाख कछुआ मारा, 1 लाख कछुआ मारा खींचा में से। खींचा, खींचा का मतलब होता जेब, खींचा में छह। इसने बड़ा मस्त डायलॉग चेप दिया। क्या कि साहब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 1 लाख कछुआ मारा खींचा में से, मतलब मेरी जेब में है, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप तो मस्त खाओ पियो, ऐश करो, आनंद करो बस। जयपुर की मस्त आप भ्रमण करो, बढ़िया यूँ शानदार तरीके से, हवा महल देखो, आनंद करो आप। जब वो नज़दीक पहुंचने लगे भाई साहब, यूं ही मतलब बनना है, महीना आना है क्या, मैं लठ ले माता पड़ना है, ये ठोकना है। तो बी टाइम और कहो, अरे डपा नाटनी कहीं डपो है, लपड़ो कहीं हो, तू कहीं काम कर ही नहीं रहे हो। तो उसने एक और डायलॉग चेप दिया। ये नाटनी डायलॉग चेपने में बड़ा माहिर है। इसने एक और डायलॉग चेप दिया दांत निकालने के लिए, ही। एक डायलॉग चेपो, कहीं डायलॉग दियो। इसने डायलॉग दिया, कहीं करूँ, इसने डायलॉग दिया, कहीं करूँ अन्नदाता, अन्नदाता, कहीं करूँ अन्नदाता, मारो तो, कहीं करूँ अन्नदाता मारो तो खींचो ही फाट गयो, खींचो ही फाट गयो। हम डबोड़ा आदमी एन मौके माता आया, दांत बता दिया। कहीं गयो कि कहीं करूँ अन्नदाता मारो तो खींचो ही फाट गयो। खींचो मतलब मारी तो जेब ही फाट गई। पहला तो बड़ी बड़ी फेंकी, कहीं फेंकी कि 1 लाख कछुआ हमारे जेब में पड़ा था, टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। और जो ही आक्रमण होने ही वाला था, तब ईश्वरी सिंह ने पूछा कि अरे डपोड़ करी कहीं, कुछ तो बता। तो नाठनी ने क्या जवाब दे दिया कि कहीं करूँ अन्नदाता मारे तो खींचनो ही फाट गयो। तो ऐसी स्थिति हो गई। तो ईश्वरी सिंह ने सोचा कि अब तो
खैर नहीं अपनी, तो उन्होंने क्या किया, अपने परिवार के साथ में जहर पी के आत्महत्या कर ली। ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने अपनी 3 रानियाँ थी शायद, 3 रानियाँ और कुछ बेटे वगैरह थे, तो उनको बिठा करके और इन्होंने भी साथ में जहर पी करके आत्महत्या कर ली। और इस तरीके से माधो सिंह जो है वो अपने मामा और मराठा सरदार मल्हार राव होलकर की सहायता से जयपुर का शासक बनता है। और ये इस तरीके से जयपुर उत्तराधिकार का संघर्ष रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो लाइक इसको जरूर करें और कमेंट भी साथ में करके बताएं। आगे देखते हैं जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष। देखो, यहाँ पर भी राम सिंह और बखत सिंह के मध्य उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ। तो ध्यान रखना, जोधपुर उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर राम सिंह और बखत सिंह हैं, और दोनों ही मराठा की सहायता में जुट गए, और पेशवा सिंधिया व होलकर के हस्तक्षेप बढ़ गए, और अंततः राम सिंह को राज्य का आधा भाग मिला। और मारवाड़ का विभाजन तो नहीं हुआ, अपितु इसकी आर्थिक दशा और जो शोचनीय हो गई, व्यापार नष्ट हो गया, कृषि बर्बाद हो गई, और मराठों की मांगे दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, और कोई समझौता करने के सहमत नहीं थे। और उसके बाद में है मेवाड़ के लिए उत्तराधिकार संघर्ष किस तरीके से हुआ। तो 1761 ईस्वी में महाराणा राज सिंह द्वितीय की मृत्यु होने के बाद, कब की बात है, 1761 के अंदर महाराणा राज सिंह द्वितीय की डेथ होती है, और हरि सिंह और मेवाड़ के राज सिंहासन पर बैठा दिया जाता है। जैसे इनकी राज सिंह की द्वितीय होती है, या मतलब जो मृत्यु होती है राज सिंह द्वितीय की, तो हरि सिंह करके एक शासक होता है, उसको मेवाड़ का राज सिंहासन दे दिया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद मेवाड़ की गद्दी पर 2 दावेदार आ जाते हैं, एक तो हरि सिंह है और दूसरा रतन सिंह है, और दोनों ने मराठों से सहायता प्राप्त की, और परिणाम स्वरूप ग्रह युद्ध में मराठों का हस्तक्षेप होने लग गया। अब थोड़ी सी स्थिति देखते हैं, अंग्रेज व संधियाँ क्या किस तरीके से राजस्थान में आती है, यानी अंग्रेजों की संधियाँ राजस्थान में किस तरीके से आती है। तो ये बिल्कुल आपके इस 8वीं क्लास की पुस्तक के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं अपन, कोई बाहर से ना तो मैंने तथ्य जोड़े हैं और ना ही मैंने कोई तथ्यों को काटा है। जो अपने एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं वही चीज़ें हैं, ठीक है। देखो, मुगल साम्राज्य के पतन और मराठा द्वारा फैलाई गई अराजकता ने राजपूत शासकों, सामंतों तथा प्रजा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था अव्यवस्था उत्पन्न कर दी थी। अब मराठों ने, पता है आप लोगों को, तो अपन ने देखा ही था कि उत्तराधिकार संघर्ष में मराठा हस्तक्षेप कर रहे हैं, और जब कभी घर के युद्ध के अंदर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है तो आपको पता ही है कि परिवार की क्या हालत होती है, परिवार की क्या स्थिति होती है। तो यहाँ पे भी अपने यही हुई थी राजस्थान में। तो राजस्थान के राजपूतों के बीच में मराठा आ गए थे, तो पूरी अव्यवस्था हो गई थी, और ऐसी स्थिति में राजस्थान की तरफ अंग्रेजों का सब की झुकाव हुआ, ठीक है। और वे अपनी शक्ति के विस्तार तथा अन्य राजनीतिक, आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए राजपूत शासकों के साथ में मैत्री करने के लिए उत्सुक हुए। मैत्री का मतलब है संधि या मित्रता व्यवहार करने के लिए उत्सुक हुए। और 1817 से 1817-18 में राजपूत शासकों के मध्य और अंग्रेजों के मध्य संधियाँ होनी शुरू हो गई। तो ये जो दौर है ये आपके 1817 में शुरू होता है, और 1818 17-18 में शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ थोड़ी ध्यान रखनी है। और राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर, ये डेट ध्यान रखने, 29 सितंबर 1803 को भरतपुर राज्य ने अंग्रेजों के साथ में संधि को स्वीकार किया। तो पहला कौन सा है, भरतपुर, और 29 सितंबर 1803 में यह स्वीकार करता है। और 1818 ईस्वी तक सिरोही राज्य को छोड़कर से सभी जितनी भी राज्य थे उन्होंने कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर लिया था। केवल मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने तत्काल संधि नहीं की, और अंत में 1823 के अंदर इसने भी संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, और इस प्रकार अल्प समय में ही संपूर्ण राजस्थान अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया। कब की बात है, 1817-18 में अंग्रेजों ने यहाँ मामला सेट करना शुरू किया, और 1823 तक पूर्णतः सेट कर दिया, ठीक है। आगे देखो, अब है संधि का परिणाम। संधि का क्या परिणाम रहा। तो 17-18 में संधियों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को दिए जाने वाले खिराज से देसी शासकों की आर्थिक स्थिति खराब हुई। और खिराज आपको पता है एक प्रकार का टैक्स। अंग्रेजों को शासकों के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का अवसर मिल गया, ठीक है। अंग्रेजों ने भी शासकों को सामंतों के विशेष अधिकार तथा शक्ति नष्ट करने का दबाव डाला, और इससे सामंतों की प्रतिष्ठा को हानि पहुंची। स्वदेशी व्यापार उद्योगों और हस्तशिल्प नष्ट हो गए, और जो कुटीर उद्योग वगैरह थे ना वो सारे नष्ट हो गए। राजस्थान में ईसाई मशीनरियों का प्रवेश हो गया, और वे ईसाई धर्म का प्रचार करना आरंभ कर देते हैं, और इसकी जनसाधारणता में तीव्र प्रतिक्रिया होती है, और आगे चलकर ये 1857 का संग्राम बनता है, ठीक है। तो 1857 अपन जब पढ़ेंगे तब इसमें और अच्छे तरीके से देखेंगे। और ये तो थे आपके इसके अंदर से बनने वाले नोट्स। अब इसके अंदर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। जैसे देखो, निम्नलिखित में से हुल्डा सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है। तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय करते हैं, ठीक है ना। और
ये जो आपके मैंने जो प्रश्न दिए हैं ना, ये आपकी पुस्तक के अंदर से ही दिए हैं, ठीक है ना। पुस्तक के अंदर से ही दिए हुए हैं। जो आर एस मेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए ये थोड़े हो सकते हैं रिटर्न एग्जाम में आए तो। और मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया, तो ये आपके शिवाजी है। ठीक है। राजस्थान राज्यों के सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को कौन सी संधि स्वीकार करती है, ये आपके भरतपुर ही है ना। अंग्रेज़ों के साथ में संधि करने वाली प्रथम रियासत। तो ये प्रथम रियासत जो होती है वो आपकी होती है भरतपुर, और अंतिम जो है वो आपकी सिरोही है। ठीक है। और पेशवा बाजीराव की मराठा नीति क्या थी, तो ये रिटर्न एग्जाम है, जो अपन ने नोट्स देखे उनके अंदर से आप इनको अच्छे तरीके से लिख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे देखो, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित करने वाले शासक कौन है, तो शिवाजी है। राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने कहाँ प्रवेश किया, तो ये 1711 में मेवाड़ में प्रवेश किया था। और कहाँ जा रहे थे, गुजरात जा रहे थे, ठीक है ना। और किस मराठा शासक ने मराठा ध्वज को अटक से कटक तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा, तो पेशवा बाजीराव ने। मराठों ने कोटा में बूंदी पर आक्रमण कब किया, तो 1726 के अंदर किया था। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासकों ने मराठों को खिराज देना कब स्वीकार किया, 1728 में शुरू कर दिया। और मराठों ने बूंदी का शासक बुद्ध सिंह को वापस कब बनाया, तो 22 अप्रैल 1734 को। मराठों ने राजस्थान में राजनीतिक प्रथम हस्तक्षेप कहाँ किया, तो बूंदी में शुरू किया था। हुड्डा सम्मेलन का आयोजन कब व कहाँ किया गया, 17 जुलाई 1734 में हुड्डा सम्मेलन का आयोजन हुड्डा नामक स्थान भीलवाड़ा में किया गया। हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। हुड्डा सम्मेलन में वर्षा ऋतु के बाद कहाँ इकट्ठा होने की बात कही गई, तो ये आपके रामपुरा में कही। किस की उदासीनता व निर्णयों की अस्पष्टता के कारण हुड्डा सम्मेलन की रणनीति को असफल बना दिया, तो ये आपका आमेर का शासक सवाई जयसिंह। पेशवा बाजीराव ने अपनी माता को राजस्थान में तीर्थ यात्रा पर कब भेजा, 1735 में माता राधाबाई को। ठीक है। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कुमारी का विवाह किसके साथ में हुआ, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह के साथ 1708 में। और यहाँ पे एक शर्त भी रखी गई थी कि चंद्र कुमारी से उत्पन्न पुत्र ही जयपुर के राज सिंहासन पर बैठेगा। और सवाई जयसिंह का एक ज्येष्ठ पुत्र था, उसका नाम था ईश्वरी सिंह। और मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कुमारी और सवाई जय सिंह से उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था, माधो सिंह था। और माधो सिंह ने किसकी सहायता से ईश्वरी सिंह को चुनौती दी, तो मामा जगत सिंह द्वितीय की सहायता से दी। और किस मराठा ने माधो सिंह का सपोर्ट किया, तो मराठा सरदार मल्हार राव होलकर ने इनका सपोर्ट किया था। और ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के मध्य कौन कौन से युद्ध हुए, तो राजमहल का युद्ध और बंगरू का युद्ध कब होते हैं, 1748। ठीक है। और जोधपुर में किस के मध्य उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हुआ, तो राम सिंह और बकत सिंह के मध्य शुरू हुआ। अंग्रेजों ने राजपूतों के साथ संधि करनी कब शुरू की, 1718 में शुरू की। सर्वप्रथम किस राज्य में अंग्रेजों के साथ संधि स्वीकार की, तो 29 सितंबर 1803 भरतपुर के साथ में संधि स्वीकार की। 1818 तक किस राज्य को छोड़कर सभी अंग्रेजों की संधियां हासिल कर लेता है, तो सिरोही को छोड़कर। और सिरोही ने अंग्रेजों के साथ संधि कब की, तो 1823 के अंदर की। और अहदनामा का अर्थ होता है इकरारनामा या फिर समझौता पत्र। तो ये थे आपके इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण मतलब नोट्स एंड किस तरीके से वन लाइनर जीके के क्वेश्चन बनते थे, उन सब की बातचीत अपन ने कर लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें। साथ ही साथ इस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स ग्रुप और अपने टीचिंग जो आपके ग्रुप बने हुए उसके साथ में शेयर करें। और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।